बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्रिमिनोलॉजी के आज के लेक्चर में हम वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम क्या है। White collar crime is the range of crime that are committed by professionals who are either in business or government। ये वाइट कॉलर क्राइम वो प्रोफेशनल्स कमिट करते हैं जो या तो किसी बिजनेस में हो या वो गवर्नमेंट में हो। तो ये वाइट कॉलर क्राइम प्रोफेशनल्स का क्राइम कहा जाता है। ये प्रोफेशनल्स क्राइम करते हैं और अपनी पोजीशन और अथॉरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको मिसयूज करके ये वहां पे एम्बेजलमेंट्स या फ्रॉड्स करते हैं और वाइट कॉलर क्राइम के जरिए वो मनी मेकिंग में मुलव्वस होते हैं, आइदर थ्रू फ्रॉड्स, फोर्जरीज, एम्बेजलमेंट्स और करप्शन। It is the term that refers to crime that involves deceit, concealment, or some abuse of trust rather than the use of threat or physical violence। इस क्राइम में या तो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया जाता है, या कुछ कंसीलमेंट की जाती है, या डिसीट किया जाता है, किसी को डिफ्रॉड किया जाता है, किसी को धोखा दिया जाता है। इसमें कभी फिजिकल वायलेंस या थ्रेट ऑफ फिजिकल वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होता। रादर देन द यूज ऑफ और थ्रेट ऑफ फिजिकल वायलेंस, तो इसमें ना थ्रेट होती है ना फिजिकल वायलेंस होता है। इसमें सिर्फ अपनी पोजीशन का या अपनी अथॉरिटी का नाजायज फायदा उठा के वहां से किसी न किसी किस्म की एम्बेजलमेंट में, फ्रॉड में, करप्शन में और मनी मेकिंग करना, ये वाइट कॉलर क्राइम के जिम्मे में आता है। The term white collar crime was coined by sociologist and criminologist Edwin Sutherland। He used the phrase to describe the type of crimes commonly committed by person of responsibility, people who are recognized as possessing a high social status। ये क्राइम जो है ये पर्सनैलिटी और पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी, ऐसे लोग जो किसी खास पोजीशन के ऊपर हो, किसी खास अथॉरिटी के ऊपर हो, उनकी तरफ से होता है। और ये लोग मुआशरे के अंदर बहुत हाई स्टेटस के लोग समझे जाते हैं और वो इस तरह का क्राइम कमिट करते हैं। Within the field of criminology, white collar crime has been defined by Edwin Sutherland as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation। ये की तरफ से है जो बंदा किसी रिस्पेक्टेबिलिटी पे या किसी हाई सोशल स्टेटस पे हो और वो अपना सोशल स्टेटस यूज करते हुए और अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए उस जगह पे जहां पे उसको किसी किस्म की कोई असाइनमेंट दी गई है, वहां पे अगर वो कोई फ्रॉड करे, फोर्जरी करे या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करे फॉर हिज पर्सनल गेन्स, उसको वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। वाइट कॉलर क्राइम इज अ टाइप ऑफ नॉन वायलेंट क्राइम। तो ये इसकी नेचर में या इसके करेक्टरिस्टिक्स में नॉन वायलेंट क्राइम है दैट इज फाइनेंशियली मोटिवेटेड। ये नॉन वायलेंट है और फाइनेंशियली मोटिवेटेड है। इसका पर्पस फाइनेंशियल गेन्स लेना है। वाइट कॉलर क्राइम में बी परपेट्रेटेड बाय इंडिविजुअल और एट कॉर्पोरेट लेवल। तो दो तरह से ये कमिट होता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे कमिट हो सकता है और एक कॉर्पोरेट लेवल पे कमिट हो सकता है। Due to the sophisticated technology now available, however, even white collar crime committed by an individual may result in tens of millions in losses for the victim। क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इन द शेप ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, तो एक क्राइम जो है वाइट कॉलर बाज दफा ये बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट और वॉल्यूम का होता है और इसका अगर देखा जाए लॉस sustained by the white collar crime is much more than the blue crime या जो रॉबरीज और डकैतीज हैं इनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो वाइट कॉलर क्राइम की प्रोसीड्स वो उससे बहुत ज्यादा मिकदार में बहुत ज्यादा होती हैं या वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके तो ये क्राइम होता है।
क्राइम ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर का फर्क ये है कि ब्लू कॉलर क्राइम दैट इज लिमिटेड मीन्स ऑफ द पीपल कमिटिंग इट टेंड्स टू बी मोर स्ट्रेट रॉबरी और बर्गलरी, जहां पे वेपन के जरिए जो ऑफेंस होता है, जिसमें रॉबरीज शामिल हैं, स्नैचिंग, कैश स्नैचिंग वगैरह शामिल है, इसको हम ब्लू कॉलर क्राइम कहते हैं। जहां पे वायलेंस है, यहाँ पे वेपन्स यूज हो रहे हो और यहाँ पे थ्रेट हो और कॉर्शन हो, उसको हम कहते हैं ब्लू कॉलर क्राइम। इन कॉन्ट्रास्ट व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स आर मोर ऑफन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड कमिट वाइड स्प्रेड एंड कॉम्प्लेक्स फ्रॉड स्कीम्स। तो यहाँ पे वो थ्रेट नहीं होगा, यहाँ पे एक्सटॉर्शन नहीं होगी, जहाँ पे कॉर्शन नहीं होगी, और यहाँ पे पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल है जिसके जरिए करप्शन की जाती है या फाइनेंशियल करप्शन की जाए, तो उसको हम व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। इस फर्क को मजीद वजाहत से अगर देखा जाए तो ब्लू कॉलर क्राइम इज रॉबरीज, डकैतीज, थेफ्ट, स्नैचिंग, कैश स्नैचिंग, व्हीकल स्नैचिंग, जिसपे गन या पिस्टल के साथ जो ऑफेंस किया जाए उसको हम कहते हैं दैट इज ब्लू कॉलर क्राइम। और उसके मुकाबले में दूसरा क्राइम इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में दिस इज अ फाइनेंशियल क्राइम फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अंदर साइबर बुलिंग भी हो सकती है, इंटिमिडेशन भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा इसको इन्वॉल्व किया जाता है फॉर फाइनेंशियल क्राइम। और इसमें वेपन ऑफ ऑफेंस आर कंप्यूटर एंड इट्स इंटरनेट। Then is the white collar crime. This is frauds, forgeries, and counterfeit. और इसमें द वेपन ऑफ ऑफेंस इज पेन एंड पेपर। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये फ्रॉड्स और फोर्जरीज और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, जिसके जरिए फाइनेंशियल गेन्स लिए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है कि दिस इज द व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। इसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। वन इज द इंडिविजुअल क्राइम एंड द अदर इज कॉर्पोरेट क्राइम। Individual crimes are financial crimes committed by an individual or a group of individuals, including identity theft, hacking, counterfeiting, and fraud schemes. तो ये फ्रॉड जो है इंडिविजुअल लेवल पे, ये इंडिविजुअल की तरफ से होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की तरफ से होता है, जिसमें एक शख्स या दो तीन अशखास मिलके एक वाइट कॉलर क्राइम करते हैं, जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, हैकिंग हो सकती है, काउंटरफीट ऑफ करेंसी नोट्स हो सकता है, काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या वो फ्रॉड स्कीम्स हो सकती हैं, लोगों को डिफ्रॉड किया जाए या इस तरह के क्राइम किए जाएं। तो ये इंडिविजुअल क्राइम के जिम्मे में आता है। इसके मुकाबले में दूसरी नेचर ऑफ क्राइम है जिसको हम कॉर्पोरेट क्राइम कहते हैं। दिस इज द कॉर्पोरेट क्राइम। सम वाइट कॉलर क्राइम्स occur on a corporate level. For example, brokerage firm may let the trading desk employees engage in the insider trading schemes. Money laundering may also be conducted on a corporate level. या corporate level पे जो बड़े frauds होते हैं, जिसमें रेकटियरिंग है, जिसके अंदर कार्टेलाइजेशन है, या जिसके अंदर फाइनेंशियल क्राइम्स, बड़े बड़े स्कैम्स हैं, वो जैसे बैंक फ्रॉड्स हो गए, या जिसमें प्राइस हाइक हो गई, या कार्टेलाइजेशन के जरिए जो मनी मेकिंग की जाती है, तो इस तरह के क्राइम को हम कारपोरेट क्राइम कहते हैं। अब इसमें वाइट कॉलर क्राइम की बहुत सी आगे टाइप्स हैं, तो उनमें से जो ज्यादातर इस वक्त चल रही हैं वो मैं आपको इनुमरेट कर देता हूं। तो सबसे पहले तो फ्रॉड्स। Fraud is a broad term that encompasses several different schemes used to defraud people of their money. कोई भी ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जाए जहां लोगों से उनके माल मता, तो इसको हम कहते हैं फ्रॉड है। और ये फ्रॉड किसी भी तरीके से हो सकता है। किसी को पैसा दुगना करके देने का लालच है, या किसी को ज्यादा टेम्पटेशन देने की हम तुम्हें इंटरेस्ट रेट ज्यादा देंगे, या किसी को और तरीकों से सर्विस का झांसा दे के उससे पैसे ले लेना, या किसी का काम करवाने का लालच दे के उससे किसी किस्म के पैसे ले लेना और बाद में वो काम ना करवाना। बहुत से फ्रॉड इस तरीके से होते हैं
कि किसी को बाहर का वीजा लेके देना है तो उसको वीजा फ्रॉड्स हैं। तो कोई भी ऐसा चीज जिसमें किसी भी शख्स को प्रॉमिस किया जाए कि हम तुम्हें रिटर्न में ये चीज देंगे और तुम हमें इतने पैसे दे दो, और उससे पैसे ले लेना और वो काम ना करना, तो ये फ्रॉड के जिम्मे में आता है। और ये फ्रॉड जो है उसके कई लेवल्स हैं। जिस तरह डबल शाह का फ्रॉड था, जो एक पैसे का दुगने पैसे करने का लालच देके लोगों से मिलियंस ऑफ रुपीस उसने हथा लिए थे। या किसी को फॉरेन कंट्री में सेटल करा देने के पैसे ले लेना, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहाने किसी से पैसे ले लेना, या किसी को नौकरी दिलवाने का झांसा दे के उससे पैसे ले लेना। तो ये 100 तरह के फ्रॉड हैं, तो इसको फ्रॉड कहते हैं। किसी शख्स से ये प्रॉमिस करना कि मैं तुम्हारा फला काम करवा दूंगा और उसके बदले में तुम मुझे इतने पैसे दे दो, और वो पैसे ले लेना और उसके बाद काम ना करवाना, या उसकी अपनी ऑब्लिगेशंस जो उसके साथ थी वो पूरी ना करना, इसको फ्रॉड कहते हैं। देन इज नेक्स्ट टाइप इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग ये है, इनसाइडर ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग डन विद द बेनिफिट ऑफ द ट्रेडर्स possessing material non public information that gives him or her the advantages in the financial market। इनसाइड ट्रेडर ऐसी है कि किसी फर्म के अंदर ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके पास हो और उस इंफॉर्मेशन को आप खुद यूज करके वहां से फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले लें, इसको हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। एक शख्स किसी कंपनी में काम कर रहा है जो कोई प्रोडक्ट दे रही है, और उस शख्स को ये पता चल जाए कि प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो अगले महीने ज्यादा हो जानी है, और वो अपने किसी रिश्तेदार को वो चीजें का स्टॉक दिलवा दे फौरी, काफी ज्यादा तादाद में, ये जानते हुए कि अगले महीने हमारे स्टॉक की प्राइस ज्यादा हो जानी है। तो इस तरह का जो प्रॉफिट कमाया जाए वो भी वाइट कॉलर क्राइम में आता है, और इसको इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं। देन इज another important white collar crime is Ponzi schemes. Ponzi schemes was invented by Charles Ponzi, the original perpetrators of such a scheme. A Ponzi scheme is an investment scam that offers investors extremely high returns. तो पोंजी स्कीम्स ऐसी हैं जो इन्वेस्टर्स को बहुत हाई रिटर्न्स देती हैं, और ये पोंजी स्कीम्स की बेतहाशा किस्में हैं। और पाकिस्तान में भी इस वक्त 3 से 4 पोंजी स्कीम्स जो है इस वक्त चल रही हैं, और लोग धड़ाधड़ अपना पैसा उसमें लगा रहे हैं और अपनी सर्विसेज भी उसमें लगा रहे हैं। और अल्टीमेटली बाद में पता चलता है कि ये पोंजी स्कीम्स भी वाइट कॉलर क्राइम की एक किस्म है, और इससे जो ऊपर वाले लोग हैं, जो उसकी मैनेजमेंट के लोग हैं, वो उससे बेतहाशा पैसा लोगों से कमा रहे हैं। It pays much returns to the initial investor with the newly deposited funds of the new investors। इसमें जो नए इन्वेस्टर आते हैं उनके फंड्स जो है वो इस्तेमाल हो जाते हैं, जो पहले से उसमें मेंबर्स हों वो उनको ज्यादा फायदा होता है, और जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा स्टक अप होने का चांस होता है। तो ये पोंजी स्कीम्स जितनी भी हैं ये भी वाइट कॉलर क्राइम की एक टाइप है। देन इज आइडेंटिटी थेफ्ट एंड द साइबर क्राइम। ये हम पहले भी साइबर क्राइम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट ये है कि किसी शख्स के जो एटीएम कार्ड है या डेबिट कार्ड है या बैंक कोड्स हैं उसके, या उसके पासवर्ड्स हैं या उसके पिन कोड हैं, वो किसी को पता चल जाएं और उनको यूज करते हुए वो कंप्यूटर्स को हैक करें और उसके जरिए फिर शॉपिंग कर लें आगे या परचेजेस कर लें। तो ये भी वाइट कॉलर क्राइम के ज़मरे में आता है। इनफैक्ट जितने भी साइबर क्राइम हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो उनका है, वो सारे के सारे वाइट कॉलर क्राइम के अंदर आते हैं। देन इज एम्बेजलमेंट। Embezzlement is crime of theft or larceny that can range from an employee taking a few dollars out of a cash drawer to the complex scheme to transfer millions from a company's account to the ambassador's account। एम्बेजलमेंट ये है कि जिस जगह पे आप कस्टोडियन है किसी चीज के, और आपके पास जो अथॉरिटी है उस फंड को खर्च करने की, उसमें से आप साइफन कर ले फंड को और उसको अपने इस्तेमाल में ले आए, और जो आपकी कैश बुक्स हैं या आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी जो कैश बुक्स या आपके जितने भी अकाउंट्स हैं उनके अंदर आप फिक्टिशियस एंट्रीज कर दे उसकी एक्सपेंडिचर्स की, तो इसको एम्बेजलमेंट कहा जाता है। तो ये एम्बेजलमेंट भी एक वाइट कॉलर क्राइम है। देन इज काउंटरफीटिंग। काउंटरफीट बहुत से तरीकों से की जा सकती है, जिसमें काउंटरफीट करेंसी नोट्स हो सकते हैं। जैसे बहुत से
ग्रुप्स हैं जो जाली करेंसी छापते हैं, पाकिस्तान की करेंसी भी छापते हैं, वो डॉलर्स छापते हैं, यूरो छाप लेते हैं। तो इस तरह काउंटरफीट करेंसी है। काउंटरफीट स्टैम्प पेपर्स, जो जुडिशियल पेपर्स हम लोग यूज करते हैं, ये छापते हैं, मार्केट होती हैं। एफिडेविट्स बना लेते हैं जाली किसी ना किसी के, और उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी बना लेते हैं, और पावर ऑफ अटर्नी बना के उसके बाद फिर ये उसको यूज भी कर लेते हैं। तो फोर्जरी भी होती है इसमें और काउंटरफीटिंग भी होती है। तो ये काउंटरफीट भी एक व्हाइट कॉलर क्राइम है। देन इज मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग पे हमने एक पूरा लेक्चर लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग जो इल गोटन मनी है, करप्शन का पैसा है, उसको वाइट करना, और वाइट करने के लिए उसको बैंकिंग सिस्टम के अंदर दाखिल करना, और इस तरीके से उसको फिर लेजिटिमेट शो करना। तो ये भी एक क्राइम है। इस पे अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा एक लेक्चर मनी लॉन्ड्रिंग पे है, उसको आप देख लें, आपको सारे प्रोसेस समझ आ जाएंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी व्हाइट कॉलर क्राइम की एक किस्म है। Then is espionage. Espionage is spying is typically a white collar crime. For example, an agent of a foreign government that wants to obtain secret information might approach an employee and offer to pay them heavy amount if they will produce the desired information. कि किसी एनिमी कंट्री के शख्स से रब्ता करके और उसके अगर इंफॉर्मेशन उसके पास है ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो उसको पैसे पे किए जाएं कि तुम ये पैसे ले लो और उसके बदले में वो इंफॉर्मेशन हमें पास ऑन कर दो। तो ये एस्पाइनेज कंट्रीज के दरमियान भी होती है, ये एस्पाइनेज बिजनेस कंसर्न्स के दरमियान भी होती है। जो राइवल बिजनेस कंसर्न्स हैं, उनके इंफॉर्मेशन खरीदने के लिए या उनके सीक्रेट्स खरीदने के लिए, या उनके अगर बिजनेस के प्लान्स हैं वो खरीदने के लिए, या उसका अगर कोई फार्मूला है या कोई प्रोडक्ट है तो उसकी स्पेसिफिकेशन खरीदने के लिए, ये सारी चीजें स्पाइनेज के जिम्मे में आती हैं। अगर किसी के उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय को पे किया जाए ताकि वो कंपनी की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दे, तो ये स्पाइनेज के जिम्मे में आता है। तो स्पाइनेज इज ऑल्सो अ वाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम में आजकल जितने भी क्राइम चल रहे हैं व्हाइट कॉलर में, उसमें इंटरनेट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अब इंटरनेट के जरिए फोर्जरीज ज्यादा आसान हो गई हैं, कॉपिंग करना ज्यादा आसान हो गया है, फ्रॉड करना ज्यादा आसान हो गया है, उसमें डॉक्यूमेंट्स बनाना ज्यादा आसान हो गया है, करेंसी जो है वो काउंटरफीट करनी ज्यादा आसान हो गई है, जुडिशियल पेपर्स काउंटरफीट करने ज्यादा आसान हो गए हैं। तो टेक्नोलॉजी आजकल यूज हो रही है इन कमीशन ऑफ दी वाइट कॉलर क्राइम, और पर्टिकुलरली जो साइबर क्राइम है वो तो सारे का सारा बेस करता है ऑन ऑन इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो दूसरी किस्में हैं व्हाइट कॉलर क्राइम की टाइप्स हैं, इसमें से कुछ हमने डिस्कस कर ली हैं और कुछ आपको अभी मैं बताता हूँ। एम्बेजलमेंट हमने डिस्कस कर ली, लार्सनी और थेफ्ट हमने डिस्कस कर ली, एक्सटॉर्शन ऑलरेडी यू नो, फ्रॉड हमने डिस्कस कर लिया। प्राइस फिक्सिंग, प्राइस फिक्सिंग में भी बहुत से चीज़ें होती हैं, करप्शन का एलिमेंट भी होता है इसमें और बाकी चीज़ें भी हैं। तो प्राइस फिक्सिंग भी किसी एक खास प्रोडक्ट की अगर मार्केट में प्राइस फिक्स करनी है तो उसके लिए उसको ज़्यादा बढ़ा के अगर फिक्स कर दिया जाए और उसमें से कमीशन ले लिया जाए या उसमें से किकबैक्स ले लिए जाए, तो ये भी है। रेक्टियरिंग, रेक्टियरिंग और दूसरा कार्टलाइजेशन, तो ये भी एक व्हाइट कॉलर क्राइम है। इसके जरिए भी पैसा बनाया जाता है प्रोडक्ट्स के जरिए, और अपने प्रोडक्ट्स को महंगे बेच के तो पैसा उसमें से बनाया जाता है। कंप्यूटर फ्रॉड्स, फोर्जरीज, ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। टेली मार्केट फ्रॉड्स जो हैं, ये बहुत से फ्रॉड्स की किस्में हैं जो मोबाइल फोन के जरिए की जाती हैं, और मोबाइल फोन के जरिए एक छोटी सी कंपनी बना ली जाती है या कोई ये बना लिया जाता है, एनजीओ बन जाती है, और वो व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस और व्हाट्सएप के जरिए और इसमें मोबाइल फोन मैसेजेस के जरिए लोगों को कहती है कि हम फलां एनजीओ हैं और हम थैलेसीमिया के बच्चों का ट्रीटमेंट कराते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, या हमने स्कूल खोले हुए हैं, हम ऑर्फन हाउस चलाते हैं। तो इस तरह करके वो मैसेजेस जाते हैं और वहां पे उन्होंने एक अपना नंबर दिया होता है, बैंक अकाउंट नंबर के, जी इसमें आप डोनेशंस दे दें। तो इस तरह टेली मार्केटिंग फ्रॉड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और ये मुख्तलिफ तरीन जो सबसे हल्का तरीन इसके अंदर समझा जाता है फ्रॉड जो लोगों के साथ होता है, ये बैलेंस मांगते हैं लोगों से फोन करके कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया है तो मुझे 10 रुपए का इजी लोड करा दें, मैंने बड़ी जरूरी कॉल करनी है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो इस तरह छोटे छोटे फ्रॉड्स भी हैं और इसमें बड़े बड़े फ्रॉड्स भी हैं। तो ये टेली मार्केटिंग फ्रॉड भी इस वक्त वाइट कॉलर क्राइम है जो इस वक्त हो रहा है। वेलफेयर फंड, वेलफेयर के नाम पे लोगों से फ्रॉड किए जाते हैं, या वेलफेयर की स्कीमों है, स्कीम्स हैं, उनके अंदर फ्रॉड किए जाते हैं। वेट्स एंड मेयर्स के अंदर भी फ्रॉड होते हैं, जिसमें प्राइस फिक्सिंग से लेके और उसमें वेट्स एंड मेयर्स की करेक्टनेस
जिसमें फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप पे चले जाएं, तो अगर 1 लीटर पेट्रोल लेना है तो वो आपको उसमें 900 ml देंगे और 100 ml कम देंगे। तो ये इस तरह के फ्रॉड्स भी हैं, ये भी व्हाइट कॉलर के जिम्मे में आते हैं और बेसिकली इनका पर्पस अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है या आप मनी मेकिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में बहुत ज्यादा व्हाइट कॉलर क्राइम है। एक्सॉर्बिटेंट रेट के ऊपर आपको बताएंगे कि अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं तो हम आपको महीने के 10,000 रुपए दिया करेंगे, और लोग इस लालच में वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि ये इन्वेस्टमेंट स्कीम सारी की सारी फ्रॉड निकल आई है। या दूसरा आजकल जो फ्रॉड पाकिस्तान के अंदर चल रहा है ये हाउसिंग सोसाइटीज का है, जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज कहती है कि जी आप इंस्टॉलमेंट में हमसे प्लॉट ले लें और आप 10 मरले का प्लॉट है हम आपको, तो आप 10,000 रुपए महीना इंस्टॉलमेंट देते रहें। अब वो इतनी एग्जॉर्बिटेंट किस्म की चीजें वो बताते हैं आपको कि प्लॉट की कीमत मार्केट में जाके देखें तो 30-40 लाख रुपए होगी, और वो आपको कहते हैं ये 10,000 रुपए महीना आप हमें दे दें तो प्लॉट आप किस्तों पे ले लें। तो अल्टीमेटली ये होता है कि वो आदमी 3-4 साल किस्तें देता रहता है और बाद में पता चलता है कि जी वो तो कंपनी ही सारा सामान पैक करके चली गई है। तो इस तरह इन्वेस्टमेंट के वो सारे फ्रॉड होते हैं। किकबैक्स कमीशंस हैं, और कमीशंस में अगर कोई चीज परचेज करनी है तो उसको महंगे दामों परचेज किया जाए और जो प्रॉफिट बनता है कंपनी का उसमें से किकबैक्स दे दिए जाते हैं परचेज अफसर को। तो इस तरह किकबैक्स भी एक व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर आती है। इसके अलावा जो करप्शन है, जिसको हम कहते हैं ब्राइब है या रिश्वत है, जो शख्स भी किसी अपने ओहदे पे बैठा हुआ है या पॉइंट ऑफ अथॉरिटी पे है या पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे है, वो अगर अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करके लोगों से पैसे लेता है उनके काम करने के, तो ये भी ब्राइब व्हाइट कॉलर क्राइम के जिम्मे में आती है। तो इस तरह व्हाइट कॉलर क्राइम की बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हैं और बहुत सारी किस्में हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन बहुत मुश्किल काम है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम इज वेरी टीडियस, लेंथी एंड कम्बरसम प्रोसेस। तो ये बाज दफा तो इसकी कमीशन का पता ही नहीं चलता कि ये क्राइम हुआ है, और जब पता चलता है कि ये क्राइम हुआ है उस वक्त तक वो लोग ट्रांसफर हो चुके होते हैं, चले गए होते हैं, बाज दफा रिटायर हो जाते हैं, बाज दफा वो फौत हो जाते हैं। तो इस तरीके से कभी पता ही नहीं चलता बाज दफा। और अगर पता भी चल जाए कि ये फलां वक्त में ये क्राइम हुआ था या फलां के दौर में ये हुआ था, तो वो शख्स उस वक्त कहीं और जा चुका होता है, जैसे रिटायर हो गया या फौत हो गया। तो इस तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिक्वायर्स एक्सपर्टीज इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी उतना ही एक्सपर्ट होना पड़ता है कि उसको ये सारी ट्रांजैक्शन समझ आ जाए, फाइनेंशियल एंट्रीज की समझ आ जाए, उसको डेबिट क्रेडिट कहाँ पे हुआ है, कहाँ क्रेडिट हुआ है, कहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ये सारी चीजें उसके नॉलेज में आ जाए। और बाज दफा ये इतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं कि उन ट्रांजैक्शंस का खोज लगाना मुश्किल होता है, और बाज दफा ये चीजें सरफेस नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो पता चलता है कि जिसने क्राइम किया था वो तो 3 साल पहले जो है वो दुबई चला गया है, या वो इंग्लैंड सेटल हो गया है, या कनाडा की इमिग्रेशन लेके चला गया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आती हैं उस शख्स को अरेस्ट करने में और उसको इन्वेस्टिगेट करने में। कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड कनेक्टिंग इट विद द परपेट्रेटर इज डिफिकल्ट। तो बाज दफा ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपने एविडेंस ले ली है लेकिन उसको अक्यूज के साथ कनेक्ट कैसे करना है कि इसी शख्स ने ये किया है। तो वो इसमें बहुत से तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन के। आप फोर्जरीज को और फ्रॉड्स को और साइंस को और इसको टैली कर लिया जाता है, लेकिन ये इसका बहुत मुश्किल और प्रोसीजर है और मुश्किल लेंथी प्रोसीजर है, और बाज दफा इस प्रोसीजर्स में इतने लेकुनास रह जाते हैं कि वो शख्स कभी जो है वो उसको कन्विक्ट नहीं करवाया जा सकता। तो इन्वेस्टिगेशन व्हाइट कॉलर क्राइम की एक मुश्किल मरहला होता है और इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, और इतनी एक्सपर्टीज होने के बावजूद भी बाज दफा ये एस्टेब्लिश नहीं होता, एविडेंस इतना ज्यादा नहीं होता कि उसको एस्टेब्लिश किया जा सके। पाकिस्तान में जो लॉज है रिलेटेड टू द व्हाइट कॉलर क्राइम, तो उसमें सबसे पहले पाकिस्तान पीनल कोड जिसको पीपीसी कहते हैं, इसमें सेक्शन 161 से लेके 165 ए तक जो है ये फ्रॉड्स और फोर्जरीज और करप्शन और उससे रिलेटेड ये सेक्शंस हैं पाकिस्तान में। इन सेक्शंस के तहत प्रोसीड होता है।
उसके बाद अगला पाकिस्तान के पास जो एनेक्टमेंट है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस जो है और इसका सेक्शन 5 जो है वो यूज किया जाता है, जहां पे करप्शन की हो, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने करप्शन की हो और अपने ओहदे का और इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया हो, तो उसमें या तो उसने ब्राइब की हो या उसने एम्बेजलमेंट की हो, तो सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, जिसमें नैब का सेक्शन 9 जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस को डील करता है, और ये फाइनेंशियल क्राइम्स जितने भी हैं वो नैब के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। उसमें गवर्नमेंट में अगर किसी ने अपनी अथॉरिटी का नाजायज इस्तेमाल किया हो उसमें, और अगर किसी ने फाइनेंशियल क्राइम वैसे किए हो जो स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या SCCP में जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उन्होंने अगर कोई फ्रॉड किया हो, तो वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जिम्मे में आता है और सेक्शन 9 उसका अप्लाई होता है। इसके अलावा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या FIA, ये गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में अगर एम्बेजलमेंट हुई है कोई उसमें, या अगर फेडरल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में है, तो उसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इसको इख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेट करे। इसी तरीके से जो साइबर क्राइम है उसको भी FIA, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग है तो वो भी FIA के जिम्मे में है, और अगर व्हाइट कॉलर क्राइम है तो भी FIA के जिम्मे में है। इसी तरह प्रोविंशियल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, ये सारे सूबों में सूबाई महकमा है एंटी करप्शन का। इसके जुम्मे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में अगर कोई एम्बेजलमेंट्स हुई है या करप्शन हुई है, या किसी प्रोविंशियल एम्प्लॉइज ने किसी जगह पे कोई ब्राइबरी की है या करप्शन की है, तो ये प्रोविंशियल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मे में आता है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन और पाकिस्तान में लॉ एनफोर्समेंट जो है उसके ये 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए व्हाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने व्हाइट कॉलर